न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी 5 दिन का समय है, लेकिन कल प्रचार खत्म होने के 2 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी का दिल्ली के संघ दफ्तर जाना और आज सुबह राजनाथ सिंह का हाजिरी लगाना क्या कहता है? बीजेपी से शिष्टाचार की मुलाकात कह रही है, लेकिन क्या यह सच है? जिस संघ से निकली है बीजेपी, जिस संघ से निकलकर मोदी और राजनाथ सिंह आज बीजेपी के शीर्ष पर हैं, क्या उनकी आरएसएस से मुलाकात महज औपचारिकता हो सकती है? सवाल यह है कि 3 दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी नागपुर क्या करने गए थे? कहीं दिल्ली में सरकार बनने के संकेतों के बीच संघ और बीजेपी के बीच कुछ हिसाब किताब तो नहीं हो रहा है? जिस तरह संघ ने बीजेपी के कैंपेन में भीतर ही भीतर जान फूंकी थी, उसी तरह कहीं संघ यह तय तो नहीं कर रहा कि मोदी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा कैसा होगा? कहीं संघ ये तो नहीं समझ रहा कि अगर मोदी और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो सरकार बनाने के लिए उसका प्लान बी क्या है? आखिर संघ की सक्रियता का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही संघ के दरवाजे पर क्यों गए बीजेपी नेता? क्या मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथों में होगा? और बहुमत नहीं मिलने पर क्या संघ मोदी सरकार का रोड मैप तैयार कर रहा है? इन सवालों पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन पहले आप देखिए आज बीजेपी नेताओं ने कैसे लगाई संघ के दरबार में हाजिरी। शनिवार रात बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और करीब 12 घंटे बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संघ दफ्तर में हाजिरी लगाई तो सवाल उठा कि आखिर दिल्ली के झंडे वालान में चुनाव प्रचार खत्म होते ही बड़े बड़े नेताओं के दस्तक देने का मतलब क्या है? ये तो अपना परिवार है, बराबर मिलते जुलते रहते हैं। क्योंकि सारे देश में संघ के कार्यकर्ताओं ने इस बार अथक परिश्रम किया है, तो स्वाभाविक है संघ मुख्यालय पर मैं आभार व्यक्त करने के लिए गया था। जनरल एक सौहार्द भेंट, इट वॉज ए जनरल एक अफेक्शनेट मीटिंग था। आई डू नॉट से इट इज ए कर्टसी मीटिंग। संघ के अंदर कर्टसी मीटिंग नहीं होती, एक अफेक्शनेट फैमिली मीटिंग होती है। हम सबको बहुत अच्छा लगा। 2 स्वयंसेवकों ने देश के नेतृत्व लेकर, पार्टी के नेतृत्व लेकर जो किया, सबको हमने अभिनंदन किया। इस बात में कोई शक नहीं कि इस लोकसभा चुनाव में संघ की तमाम मशीनरी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मिशन 272 के लिए रात दिन एक कर दिया। लेकिन कुछ घंटों के अंदर नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के संघ दफ्तर में शरणागत होते ही विरोधियों ने हमला बोला कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ के पास है। कल तक तो मोदी सरकार थी और उसके बाद शाम होते ही ये संघ सरकार की बात शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप बेदम नहीं है। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से पहले 8 मई को सीनियर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। संघ को मिले संकेतों के मुताबिक 16 मई को नतीजों के बाद दिल्ली में मोदी सरकार बनना तय है। बीजेपी भी यही मानकर चल रही है। ऐसे में जोशी और भागवत मुलाकात का मकसद हाशिए पर धकेले गए बीजेपी नेताओं को मोदी युग में सम्मान दिलाना है। मतलब पर्दे के पीछे से संघ संभावित आगामी मोदी सरकार की लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है। 1949 में सरदार पटेल को एक एफिडेविट में संघ प्रमुख ने भविष्य में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा न लेने का आश्वासन दिया था। श्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद ये सारे आश्वासन झूठे पड़ गए। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान संघ प्रमुख ने बीजेपी से जानना चाहा कि उसे कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। संघ ये भी जानना चाहता था कि अगर बीजेपी बहुमत से दूर रही तो टीम मोदी का प्लान बी क्या है। सरकार बनने से पहले संघ की सक्रियता बताती है कि बीजेपी का नेता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लगाम हमेशा नागपुर के पास रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मोदी सरकार बनी तो क्या वो संघ की मर्जी की मोहताज होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आज हमारे खास मेहमान है बीजेपी से नलिन कोहली, कांग्रेस से अमीबेन याग्निक, आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नलिन भाई आप ही के पास आ रहा हूं। नलिन भाई, राजनाथ सिंह कह रहे हैं आरएसएस को थैंक यू बोलने गए थे, कैंपेन में बहुत जान लगाई, उन्होंने बीजेपी का इतना साथ दिया। आरएसएस कह रहा है फैमिली मीटिंग थी, शिष्टाचार की भेंट थी। आपको वाकई लगता है देश इस पर विश्वास कर लेगा कि इलेक्शन कैंपेन खत्म होते ही आखिरी दौर से पहले और बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेता आरएसएस के दरबार जा रहे हैं और ये शिष्टाचार की भेंट है, देश इस पर विश्वास कर लेगा? नलिन भाई वाकई
अगर मोदी जी या राजनाथ जी कैंपेन के बिल्कुल बीच में चले जाते तो आप कहते हैं रिमोट कंट्रोल के लिए गए हैं, समझने के लिए अब क्या करना चाहिए, हर बयान को देखते। जब कैंपेन खत्म हुआ और परिवार में मिलने जाए तो इस पे प्रश्न उठाना, तो हमारे राजनीतिक दल, उनकी तो राजनीति इसी पे चलती है। और शिष्टाचार क्यों ना हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप कह रहे हैं शिष्टाचार की पार्टी है, और उनका राजनीति से लेना एक बिल्कुल, इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर देखेंगे सारे निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोदी जी का तय होना, हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार, ये तो गोवा में हुआ था, नागपुर में तो हुआ नहीं था। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी इसलिए इसको उठाती है क्योंकि रिमोट कंट्रोल की जो सिस्टम है वो कांग्रेस पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में, जहां एक व्यक्ति या परिवार विशेष जो कहेंगे भाई, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैं यही उम्मीद कर रहा था आपसे कि आप गांधी परिवार पर ही आएंगे, 10 जनपद पर ही आएंगे। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं, एक सेकंड, इससे पहले कि आप आरोप साधारण चाय वाला, इससे पहले कि आप आरोप लगाएं, साधारण चाय वाला देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, इससे पहले कि आप आरोप लगाएं, पहले आपसे सवाल, उसका जवाब एक बार फिर से, सवाल फिर से दोहरा देता हूं मैं। सवाल मेरा यह है, क्या वाकई आपको लगता है देश इस बात पर विश्वास करेगा कि राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, बीजेपी के दो सबसे बड़े नेता, चुनाव के अंतिम दौर में आरएसएस से मिलने जा रहे हैं? वाकई सिर्फ थैंक यू बोलने गए थे? सिर्फ शिष्टाचार की भेंट थी? क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि अभी से ये हाल है, आरएसएस के दर पर जाकर मत्था टेक रहे हैं बीजेपी के दो सबसे बड़े नेता। कहीं आगे जो चीजें आने वाली हैं, सरकार बनती है नहीं बनती है, उस स्थिति में ये उसका एक ट्रेलर तो नहीं है? ये सारे प्रश्न आपके हैं और हमारे विरोधी दल के हैं, देश के नहीं। देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की दुर्दशा से नहीं, देश ये भी जानना चाहता है सरकार किसकी होगी, मोदी की होगी या आरएसएस की होगी, बीजेपी सरकार होगी, एनडीए सरकार होगी या संघ सरकार होगी, जैसा कांग्रेस भी पूछ रही है। देश जानना चाहता है एजेंडा किसका होगा, आरएसएस का रोल क्या होगा? ये हाँ, जवाब दे देते। ये कांग्रेस के मानसिक दिवालेपन का एक प्रश्न है। सरकार भाजपा एनडीए की होगी, आरएसएस की सरकार आज तक इस देश में बनी नहीं है, और वो एक संघ, जो राजनीतिक दल है नहीं, उनकी सरकार कैसे बनेगी ये सिर्फ कांग्रेस ही पूछ सकते हैं, शायद क्योंकि डेमोक्रेसी भी नहीं समझते, ना संगठन समझते हैं। नलिन भाई, आप मान क्यों नहीं लेते? पार्टी चलती है वो एक अलग। नलिन भाई एक सेकंड, सवाल मेरा ये है, कांग्रेस खुलेआम कम से कम मानती तो है 10 जनपद से उनकी सरकार, उनकी पार्टी, सब कुछ चलता है, आप मानते क्यों नहीं है? आरएसएस आपका जो भी कहते हैं करता धरता सब कुछ है, आपकी आइडियोलॉजी वहां से आती है, आप आशीर्वाद वहां से लेते हैं, मार्गदर्शन वहां से लेते हैं, आप मान क्यों नहीं लेते आरएसएस बीजेपी का बॉस है और वो बताता है कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है? समाज में आशीर्वाद हो, मार्गदर्शन हो, बहुत बड़े बुजुर्ग लोग, कई लोगों से लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो सिर्फ 10 जनपद से लिया जाता है। तो इसीलिए मैं इसको स्पष्ट कह रहा हूं, ये हम माने कैसे? जो चीज है नहीं, मैं उसको जबरदस्ती तो मान नहीं सकता हूं। चलिए ठीक है, राकेश सिन्हा, वो आपके सामने, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। राकेश सिन्हा, नलिन कोहली कह रहे हैं आरएसएस का कोई रोल नहीं है, सरकार बनी तो भी कोई रोल नहीं होगा, सरकार नहीं बनी तो बीजेपी क्या करेगी तब भी आरएसएस का कोई रोल नहीं होगा, ये सिर्फ एक शिष्टाचार की भेंट थी। इसका मतलब आरएसएस साइडलाइन है पूरी तरह। राकेश सिन्हा, बीजेपी की विचारधारा में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आरएसएस का कोई रोल नहीं है। राकेश सिन्हा, देखिए, आपके इस प्रश्न का कोई बहुत अर्थ नहीं है। मैं जो यहाँ बात बताने हस्तक्षेप कर रहा हूँ कि एक प्रति प्रश्न के रूप में महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी क्या करने जाते थे? वर्धा आश्रम की क्या भूमिका थी? देखिए, जब समाज में राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक गैर राजनीतिक ताकत उभरती है और उस गैर राजनीतिक ताकत की अपनी एक दृष्टि होती है और उस दृष्टि से किसी राजनीतिक ताकत की मेल मिलाप होता है, तो निश्चित रूप से विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ परिवार में भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का हिस्सा है और एक वैचारिक आंदोलन का हिस्सा है। उस वैचारिक आंदोलन के हिस्सा अभी से विरोधाभास है, देख लीजिए राकेश जी, अभी से विरोधाभास है, राकेश जी अभी से विरोधाभास है, देख लीजिए। नलिन कोहली कह रहे हैं कोई रोल नहीं है आरएसएस, मेरी बात हमको नहीं बताता हमें क्या करना है, ना बताएगा। आप कह रहे हैं विचार विमर्श होता है सारे अहम मुद्दों पर, अभी से विरोधाभास साफ दिख रहा है। राकेश भाई, एक बात नहीं बता, मैं मानक जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नलिन जी कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई विरोधाभास है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक बात सुन लीजिए कि कोई भी संघ का स्वयंसेवक जब
संघ कार्यालय जाता है तो सम्मानित अनुभव करता है, क्योंकि संघ में ही पल बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े हुए हैं। जो लोग स्वयंसेवक नहीं है वह भी भारतीय संघ के विचारधारा से सहमति रखते हैं। और आप जान लीजिए, इस देश में जो आइडियोलॉजिकल पैरालिसिस हो गया है कांग्रेस का और वामपंथी पार्टियों का, संघ का आइडियोलॉजिकल पैरालिसिस नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल पैरालिसिस नहीं हुआ है। इसलिए जब विचारधारा की बात आती है तो आज संघ और भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी ताकत है जो विचारधारा के नाम पर इस देश में राजनीति करना चाहती है। अब आप एक सेकंड आरएसएस का प्रचार मत करिए राकेश भाई, एक सेकंड राकेश जी, राजनीतिक नहीं, वैचारिक परिवर्तन की प्रक्रिया से एक सेकंड मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं राकेश जी, देश भी ये जानना चाहता है। आप या तो खुलेआम ये मानिए कि हाँ हम बीजेपी को गाइड करते हैं, आरएसएस बीजेपी को बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से नेता किस पोजीशन पर होंगे, कौन सी पॉलिसी फॉलो की जाएगी, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो या डोमेस्टिक कोई और पॉलिसी हो। मानते क्यों नहीं आप ये बात? ये सब कुछ छिपे तौर पर क्यों होता है, बंद दरवाजे के पीछे? देश जानना चाहता है। लेकिन नहीं, मानक जी समस्या क्या है कि संघ को की समझ थोड़ी और अधिक होनी चाहिए। इसे हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के कारण ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मूल प्रश्न क्या है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक वैचारिक समानता है। जब वैचारिक समानता होगा और संघ के सरसंघ चालक पूरे संघ इस बार वो वैचारिक समानता नहीं है राकेश माने जाते हैं। राकेश जी, इस बार वैचारिक समानता नहीं है, आरएसएस का हिंदुत्व का एजेंडा है। नरेंद्र मोदी ने इस बार जो 500-700 भाषण दिए हैं उनमें हर बार डेवलपमेंट की बात की है। हिंदुत्व और आरएसएस के एजेंडा के मुश्किल से 2-3 बार जिक्र किया होगा। इस बार आरएसएस समानता नहीं है, इसलिए सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं अभी से डिफरेंसेस बीजेपी आरएसएस के वो सामने नहीं आ रहे। मानक जी, आप हिंदुत्व का तात्पर्य क्या समझते हैं? क्या आर्टिकल 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड काउंसिल ये हिंदुत्व है? हिंदुत्व का जो व्यापक परिप्रेक्ष्य, जो व्यापक फलक है उसको देखिए। आप कार्यक्रमों को हिंदुत्व की परिभाषा मत कर दीजिए। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आर्थिक दृष्टि है, संघ की एक अपनी आर्थिक दृष्टि है, संघ की एक वैचारिक दृष्टि है और अपनी वैचारिक दृष्टि का हम आदान प्रदान करते हैं। इसमें कौन सा गुनाह है? चलिए ठीक है, पूरी दुनिया जानती है। चलिए ठीक है कम से कम ठीक है राकेश जी, मैंने आपका मुझे लगता है इसका कोई आज के संदर्भ में कोई तुक नहीं है। राकेश जी, पॉइंट वैलिड है आपका। आप कम से कम खुलकर ये तो मान रहे हैं कि हाँ आरएसएस बीजेपी को गाइड करता है, हमारे वैचारिक समानता है, हमारी विचारधारा बीजेपी फॉलो करती है। हालांकि नलिन कोहली शायद ऐसा लग रहा है बीजेपी की तरफ से खुद को आरएसएस से या बीजेपी को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमी बहन, कांग्रेस कैसे सवाल उठा सकती है अगर बीजेपी के नेता आरएसएस से मिलते हैं? तो आप भी तो 10 जनपद से बिल्कुल उसी तरह डायरेक्शन लेते हैं जैसे ये आरएसएस के दफ्तर जाते हैं, तो आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, क्योंकि 10 जनपद की बात ये बार बार कहते रहे, क्योंकि उन्हें अपनी बात कभी किसी देश के सामने लानी जरूरी नहीं समझी। आज उनकी पोल खुली हो गई है, जो हम कह रहे थे वो सच निकल के आया है। और 10 जनपद पे तो हमारी अध्यक्षा रहती है पार्टी की, आरएसएस के कोई ऑफिसर या कोई ऑफिस बेरर बीजेपी में कोई अध्यक्ष नहीं है। तो ये बात कंपैरिजन की हो ही नहीं सकती, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो इनकी बात आप ना सुने, पहले मेरी बात सुनिएगा कि ये आज खुले पड़ गए हैं। ये रिमोट कंट्रोल की तो बात ही नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल की बात हो गई है। और दूसरी बात कि ये बीजेपी तो पिक्चर में है ही नहीं, ये पूरा कराया किया सब आरएसएस का है। इनका जो पीएम कैंडिडेट है, हालांकि बीजेपी में उनको रखा गया है लेकिन है आरएसएस का। तो ये आज पूरा खुला हो गया है कि जो भी डायरेक्शन आएगा, जो भी कंट्रोल आएगा, जो भी नीतियां बनेगी, वो सब आरएसएस नागपुर से बनती है। पर ये बात छुपाने के लिए, देश के सामने न आए इसके लिए आपने पूरे टाइम देशवासियों को ऐसा बताया कि ये रिमोट कंट्रोल 10 जनपद से कभी माँ बेटा, कभी वो तो सच है, बाप बेटा, वो तो सच है। कह के अपनी बात कंपैरिजन तो होगा, अमी बहन तुलना होगी। संजय बारू की किताब आप भूल गई, उसमें लिखा हुआ था कि सारी फाइल्स कहां से क्लियर होती थी, 10 जनपद से सरकार चलाई जाती थी। तो ये मत बोलिए कि पोल बीजेपी और आरएसएस की खुली है, पोल कांग्रेस की भी कुछ दिन पहले खुली थी। उस बारे में सारी स्पष्टीकरण हो गई है कि एक भी फाइल वहां गई नहीं है। पर अगर बीजेपी को सब कुछ अपना छुपाना है तो औरों के ऊपर आक्षेप। चलिए ठीक है, मैं आपका ये पॉइंट नोट करता हूं, ये पॉइंट वैलिड है, एक पॉइंट आपका वैलिड है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने भी उठाया था। नलिन भाई एक सेकंड में आ रहा है, अमी बहन एक सेकंड, एक सेकंड अमी बहन एक सेकंड में आ रहा आपको। ये पॉइंट तो वैलिड है जो कांग्रेस उठाती है। कम से कम हम खुल के मानते तो हैं कि हम 10 जनपद से अपने डायरेक्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनके कहने पर काम करते हैं। बीजेपी इस बात को ना आरएसएस खुलकर मानती क्यों नहीं कि हाँ अंदर ही अंदर एक है? देखिए,
जब से संघ की स्थापना हुई उसने अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहा, कभी राजनीतिक संगठन तो नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ उसका आनुषांगिक संगठन था। इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, अभी नवंबर में जब इनकी संघ की जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है उसकी बैठक हुई थी बेंगलोर में, उसमें उन्होंने खुलकर कहा था, तमाम समाचार पत्रों में ये आया कि साहब हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघ एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। वो काम किया भी। आज उस बात का थैंक्स गिविंग करने के लिए राजनाथ जी गए भी, उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि आपको किस बात पर आपत्ति हो रही है। ये नलिन जी और राकेश सिन्हा जी के बीच में आप जो मतभेद कराने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये संघ का हिस्सा है। और देखिए भारतीय जनता नहीं कुर्बान जी, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश जानना चाहता है कि इस एजेंडा किसका चलेगा। अगर बीजेपी आरएसएस से डायरेक्शन लेकर सरकार चलाएगी तो जो मोदी अपने भाषण में कह रहे थे वो सच था, या फिर आरएसएस छिपे तौर पर अंदर से बताएगी आरएसएस का इकोनॉमिक एजेंडा अलग है, स्वदेशी का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा, मोदी का एजेंडा। 1977 में भी संघ ने जनता पार्टी को चलाने की कोशिश की थी और दोहरी सदस्यता के सवाल पर जनता पार्टी एक बार नहीं 2 बार टूटी थी, जुलाई 79 में और मार्च 1980 में। और इस दोहरी सदस्यता आपको लग रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी वाकई आरएसएस के डायरेक्शन में काम करेंगे? मोदी जैसे नेता आरएसएस की सुनेंगे? वो तो साहब जब उन्होंने जो अभी भागवत जी ने खुद कहा कि हम नमो नमो नहीं करेंगे हर समय, तो इसका मतलब है कि कहीं उनको मैसेज मिल गया। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी को घर बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को जो कुछ होना था वो हो गया, जसवंत सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी में बीजेपी सरकार नहीं मोदी सरकार होगी तो मैं और मैं, तो सिर्फ मैं है तो फिर जाहिर है। और नलिन कोहली तो साफ कह रहे हैं कि आरएसएस से हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, काम दाम हम करेंगे, बीजेपी की पॉलिसी फॉलो करेंगे। नलिन भाई एक बार फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि देश जानना चाहता है कि सरकार अगर बनी तो किसकी सरकार होगी, एजेंडा किसका फॉलो करेंगे, मोदी सरकार होगी या आरएसएस सरकार होगी? मोदी का जो ग्रोथ मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल, वो लागू होगा या फिर आरएसएस का स्वदेशी एजेंडा लागू होगा? फॉरेन पॉलिसी पर किसकी चलेगी? शांति से सुन लीजिए जो मैंने पहले भी कहा और आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। आपने पूछा आरएसएस की सरकार चलेगी, तो मैंने आपको पहले भी कहा आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, तो उनकी सरकार कैसे चलेगी? और ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत तो बात है नहीं। सरकार भाजपा और एनडीए की चलेगी। दूसरी बात जो है जहां आपको कंफ्यूजन है, विचारधारा हो एक परिवार में, मैं अपने पिताजी से बात करने जाऊं, उनके आइडियाज लूं, इसका ये तो मतलब नहीं है मेरे पिताजी मुझे रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। जो राष्ट्रवादी संगठन है वो अपना काम कर रहे हैं और राष्ट्र के ऊपर में जो गंभीर समस्याएं अपना विचार देती हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी विरोधाभास है। अच्छा, अगर दोनों में डिफरेंस होता है तो? मैं कहना चाहूंगा बड़े गंभीरता से, मैं एक मिनट सुन लीजिए। मैं यहां एक प्रवक्ता के रूप में आपके चैनल पे कई बार आ गया हूं, मीडिया का पूरा काम संभाला है भाजपा का कई सालों के लिए। मुझे आज तक कोई संघ कार्यालय से फोन नहीं आया है और कभी भी किसी संघ के वरिष्ठ प्रचारक या किसी ने फोन करके कहा ऐसा बोलिए नलिन जी या ऐसा आपने क्यों बोला। तो रिमोट कंट्रोल की बात कांग्रेस की बात है। जब राहुल गांधी जी एक विदेश में प्रधानमंत्री देश के हमारे फाड़ सकते हैं ऑर्डिनेंस, कूड़े के डब्बे में उसको कह सकते हैं, तो अगर ये रिमोट कंट्रोल नहीं है तो क्या रिमोट कंट्रोल है मेरे दोस्त? नहीं नलिन भाई, आप खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, आप अपनी ही बात को काट रहे हैं। नलिन भाई, आपने कहा कि परिवार में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपने खुद ही कहा अभी हम डिस्कस करते हैं, विचार लेते हैं, उनके आइडियाज लेते हैं, नहीं अगर पसंद आता है तो लागू नहीं करते हैं, विचार डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर राहुल गांधी और मनमोहन सिंह में, गांधी परिवार में मनमोहन सिंह में डिफरेंसेस थे, हमने कभी भी कोई बात डिनाई नहीं किया कि आइडियोलॉजिकल रिश्ता है भाजपा और आरएसएस के बीच। कई प्रचारक हमारे पार्टी में आते हैं, हमारे रिक्वेस्ट पे काम करते हैं। चलिए मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछ लेता हूं फिर। राजनीतिक सीधा सवाल नलिन भाई पार्टी करती है, सीधा सवाल नलिन भाई देश भी जानना पार्टी चलाती है। नलिन भाई सीधा सवाल देश जानना चाहता है, मोदी सरकार बनी तो आर्थिक एजेंडा मोदी का लागू होगा या आरएसएस का स्वदेशी एजेंडा लागू होगा? इस देश में कैसे महंगाई हटे, बेरोजगारी कैसे हटे, आप जवाब नहीं देंगे, कैसे बढ़े? मुझे पता है आप जवाब नहीं देंगे। सब जवाब आर्थिक बात का जवाब आपके पास है ही नहीं। इसके लिए जो देश के हित में है, आपके पास इसका जवाब नहीं है। इसके लिए जो देश के हित में हो, इन तीन को हटाने के लिए वही मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की एनडीए सरकार करेगी। और इस पे कोई भी
कहीं पर भी आप जो इसको कह रहे हैं मुझे कोई विरोध दिखता ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी हटाना, ये तो 10 साल के कांग्रेस के कुशासन को झेलना पड़ रहा है, नहीं तो ये देश 2004 में बहुत देर सुन लिया, लेकिन आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि अगर डिफरेंसेस होते हैं तो किसकी चलेगी, आरएसएस की चलेगी, मोदी की चलेगी, एनडीए सरकार बीजेपी की चलेगी। आर्थिक एजेंडा बहुत बड़ा एक कंटेंशियस मुद्दा है, बहुत विवाद रहेगा इस पर। सरकार तो बनने दीजिए मानक जी, 16 मई को सरकार तो बनने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। आप बहुत आगे चले जा रहे हैं, हर चीज का एक अपना समय होता है। आप ये हाइपोथेसिस जो है अभी ना करिए, थोड़ा संयम रखिए। अभी कल आखिरी फेज खत्म हो जाएगा, 16 को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आरएसएस से डायरेक्शन ले लेंगे, सरकार की प्रक्रिया के बाद प्रधानमंत्री होंगे, और सरकार नहीं बनी तो क्या होगा, इसका भी डायरेक्शन ले लेंगे, काम शुरू होगा। आप बहुत आगे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर सरकार नहीं बनी, सवाल यह है राकेश सिन्हा, अगर सरकार नहीं बनी तो आपके हिसाब से आरएसएस का रोल रहेगा उसमें कि नरेंद्र मोदी की जगह किसी को आगे किया जाए, न किया जाए, किसी को सपोर्ट किया जाए, किसी से समर्थन लिया जाए, क्या किया जाए? देखिए, उसके पहले मैं आपने एक आर्थिक सवाल पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उस पर थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, देश की आर्थिक हालत कैसे सुधरे, उसमें कोई स्वदेशी कोई बैगेज नहीं है जिसको ढोता हुआ कोई देश चलता है। संदर्भ के अनुसार जो संदर्भ होगा देश के हित में, उस संदर्भ के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करेगी। राकेश सिन्हा जी, जब एनडीए सरकार थी तो वाजपेयी जी ने स्वदेशी एजेंडे को मानने से इनकार कर दिया था और स्वदेशी जागरण मंच उस एनडीए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। और उसको तो जाने दीजिए, एनडीए सरकार में तो वाजपेयी जी ने बीजेपी के भी जो कंटेंशियस इश्यूज थे उनको बैक बर्नर पे रख दिया था। धारा 370 अयोध्या उसके लिए, लेकिन आर्गुमेंट ये देंगे कि तब मिलीजुली सरकार थी। इस बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की अकेली सरकार जी कुर्बान अली जी, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, एक बड़ी ट्रेजेडी है जो संघ विरोधी हैं। वो घड़ी की सुई को कोई 1949 में रोकता है, कोई 2002 में रोकता है, कोई एनडीए की सरकार के साथ रोकता है। एक बात जान लीजिए, उसमें WTO का एजेंडा आया था, उसमें लिबरलाइजेशन की बात चली थी। इसे स्वदेशी जागरण मंच का दृष्टिकोण और संघ परिवार का दृष्टिकोण और आजादी बचाओ, हमने तो ये देखा राकेश जी कि जो मनमोहन सिंह का एजेंडा था वो एनडीए सरकार ने इफेक्टिवली लागू किया था। इससे इनकार करेंगे? आज तो मेरी बात सुनिए, आज बात सुन लीजिए राकेश जी। एक बात मैं आपको बता दूं कि संघ, नलिन जी ने ठीक कहा, संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। संघ को जहां उचित लगेगा वहां सरकार को सलाह देगा, जहां उचित लगेगा कि सरकार गलत कर रही है उनको बताएगा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जहां उचित लगेगा वहां सड़कों पर भी बात बताया जाएगा। तो इसका मतलब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएगा राकेश जी, इसका मतलब संघ सरकार चलाएगा, जहां गलत होगी बताएगा, सही होगी पीठ थपथपाएगा, दो लोगों का झगड़ा होगा सुलटाएगा, मोदी के नाम पर मेजोरिटी नहीं आई, किसको आगे करना है ये बताएगा। तो इसका मतलब रिमोट से आरएसएस ही बीजेपी और सरकार को चलाएगा। मानक जी, मुझे लगता है इस फ्रेज का बहुत ही गलत उपयोग हो रहा है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इतिहास को देखना चाहिए कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और संघ का क्या संबंध है। एक वैचारिक आंदोलन है, उस वैचारिक आंदोलन में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। सरसंघ चालक का स्थान इस देश में क्या है ये आपको मालूम नहीं है क्या? मोहन भागवत जी मंत्रालय का निर्णय करते हैं क्या? आप सरसंघ चालक को उस स्तर तक ले जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक व्यापक दृष्टि से अपनी बात रखता है। जो माइक्रो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी करते हैं। मंत्रालय किसे मिलेगा? चलिए राकेश जी, हमने तो शरद यादव को भी मत्था टेकते हुए देखा है झंडेवाला में मंत्री बनने के लिए। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अमी बहन आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अमी बहन आपके पास आ रहा हूं। सवाल वही है कि आखिर कांग्रेस कैसे सवाल उठा सकती है बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते पर, यह देखते हुए कि कांग्रेस भी एक तरह से रिमोट कंट्रोल से ही, चाहे सरकार हो या पार्टी 10 जनपद से ही चलाई जाती है। उसका सबसे बड़ा सवाल यही है, चुनाव प्रचार खत्म होते ही बीजेपी के दो सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी आरएसएस के दर पर हाजिरी लगाने क्यों गए थे? क्या सरकार बनने की स्थिति में उसका चाल चरित्र चेहरा कैसा होगा ये पूछने गए थे, या फिर अगर बहुमत नहीं आता है तब क्या करना है ये डिस्कस करने गए थे? यही सवाल है हमारा आज का। अमी बहन आपके पास आ रहा हूं। अमी बहन, कहा तो यह भी जा रहा है कि आरएसएस की अब चलती नहीं है बीजेपी में उतनी। नरेंद्र मोदी का आगे आना ही यह दिखाता है कि आरएसएस की चलती नहीं है। बीजेपी का काडर चाहता था, बीजेपी के नेता चाहते थे, इसलिए उनको आगे रखा गया है। आरएसएस भी शुरू में बताया जाता है काफी नाराज है बीजेपी के, मोदी के कई कदमों से। इसीलिए आपका यह आरोप बेबुनियाद है कि बीजेपी और आरएसएस उनके बीच कुछ ऐसा रिश्ता है या मोदी सरकार में आरएसएस का बहुत दखल होने वाला। आपके आरोपों में कोई दम नहीं है।
नहीं, आरोप में दम नहीं है, ऐसी बात आप नहीं कह सकते, क्योंकि आरोप में कुछ तो है। क्योंकि अगर आरएसएस को इतना डर था तो ये आज जाते नहीं उनके पास, पहली बात। दूसरी बात कि ये बीजेपी के कैंडिडेट जरूर हैं मोदी जी, कि भाई उनको प्रोजेक्ट कर दिया किया गया कि भाई ये बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन वो थे आरएसएस के प्रचारक। तो अभी ये आरएसएस और बीजेपी का क्या गठबंधन है अंदर सीक्रेट, वो बाहर ना आए, वो पोल बाहर ना निकले देश के सामने, इसीलिए सबके सामने उंगली अड़ाते रहे, बताते रहे। पूरे 2-3 साल में आप देखते रहे, सारी रैली में पूरा डेवलपमेंट की बात की, ये बात की, वो बात की, न तो उनकी आइडियोलॉजी की बात की, वो क्या करना चाहते वो बात की, लेकिन पूरा कंट्रोल डायरेक्ट, मैं रिमोट शब्द आप यूज नहीं करती, वही से था, उन्हीं का था। पर एक स्टेज ऐसा आया जब उन्हें आरएसएस ने बताया कि हम नमो नमो नहीं करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा हो गया दोनों पार्टी से, क्योंकि एक तो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है और एक पॉलिटिकल पार्टी है। पर चेहरा मोहरा वो है, तो ये एक स्टैंड ले लीजिए, आरोप में कुछ तो है, एक स्टैंड ले लीजिए ना। आरोप का जवाब आज मिल गया देश को। अम्मी बहन, एक स्टैंड ले लीजिए आप, या तो आप ये स्टैंड ले लीजिए, मोदी इतने बड़े हो गए कि आरएसएस भी साइडलाइन महसूस कर रहा होगा अपने आप को, इसीलिए शायद मोदी और राजनाथ रीअश्योर करने गए थे आरएसएस नेताओं को, नहीं आप हमारे बड़े हैं, आप ही की वजह से सब चल रहा है, आप साइडलाइन नहीं होंगे। एक स्टैंड ले लीजिए, या फिर आप ये आरोप लगाइए कि हाँ अंदर ही अंदर बहुत कुछ है। एक स्टैंड लीजिए आप। नहीं, स्टैंड की बात नहीं है, पूरा कंट्रोल आरएसएस के पास है। वो हम कब से कह रहे हैं कि वो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहते वो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर पूरा कंट्रोल करके आज वो खुद आके नहीं से देश के सामने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह, पर उन्होंने वाकई लगता है नरेंद्र मोदी आरएसएस की सुनेंगे? बीजेपी का कैंडिडेट वाकई आपको लगता है मोदी आरएसएस की सुनेंगे? अमी बहन, कुछ कहूं मैं? अभी वो जाने, आरएसएस ने किया है तो वो जाने। कुर्बान भाई, आपको लगता है, कुर्बान अली, आपको लगता है नरेंद्र मोदी वाकई आरएसएस की सुनेंगे? किसी की आज तक तो किसी की सुनी नहीं है, उन्होंने अपनी चलाते हैं। अभी मैंने जो अभी कह रही थी वो हुआ यही कि नाउ द कैट इज आउट ऑफ बैग। तो अब जब तक आरएसएस को ये लगता था कि वो उनके प्रचारक रहेंगे, उसी तरह से करेंगे, जब उनको हो गया कि लार्जर देन लाइफ साइज, ऐसा कद तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी का भी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में, संघ में, जैसा नरेंद्र मोदी का हो गया, तो ये तो हमारी सुनने वाले। और वाजपेयी तो सुनते भी थे, वाजपेयी जी, मोदी किसी की सुनने वाले नहीं जी। तो इसीलिए ये बात निकल करके आ रही, तो वो सही कह रही है याग्निक के, ये जो है इसके बारे में कि भाई अब स्थिति बदल गई है। कई बार आप आकलन करते हैं, वो आपके हाथ से चीज निकल जाती है, तो उस बार फिर उसमें आपको वापस लौटना उस स्थिति में मुश्किल होता है। राकेश सिन्हा, आपको लगता नहीं है कि वाकई आरएसएस बहुत इस समय इनसिक्योर फील कर रहा होगा? एक सेकंड में नरेंद्र कोहली आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड में। राकेश भाई, आपको लगता है बहुत इनसिक्योर इस समय आरएसएस होगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर अपने दम पर सरकार बना पाते हैं तो वाकई आपको लगता है वो आरएसएस को कोई भाव देने वाले हैं? आरएसएस को उतनी इज्जत, उतना रिस्पेक्ट और उतनी सुनेंगे आरएसएस की? मानक जी, एक तो आप हस्तक्षेप बीच में ना करेंगे, मुझे पूरी बात कहने दे, विषय बहुत गंभीर है और आप कई निष्कर्षों के साथ ही डिबेट कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। आरएसएस इनसिक्योर महसूस करेगा, नरेंद्र मोदी बड़े हो गए, संघ छोटा हो गया, राजनाथ सिंह घुटना टेकने गए। देखिए, मैं इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा हूं। आपको मैं एक बता दूं, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लें। सर एक सेकंड, कांग्रेस को आप बाद में जवाब दे दीजिएगा, कांग्रेस पर आरोप बाद में लगा दीजिएगा। देश बेसिकली ये जानना चाहता है और कोई बात नहीं है, देश जानना चाहता है। सवाल ये है कि मैं वही बता रहा हूं के दो बड़े नेता संघ के दरबार में जा रहे हैं प्रचार, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या संकेत? मानक जी आप बोलने तो देंगे मुझे। मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का 1980 में निर्माण इसी बात पर हुआ था कि जनता पार्टी के अंदर लोग कह रहे थे कि जनसंघ के लोग आरएसएस से अपनी सदस्यता समाप्त कर लें, आरएसएस से संबंध तोड़ लें। तो जनसंघ के लोगों ने कहा कि हम आरएसएस से अपना संबंध नहीं तोड़ सकते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का संबंध मां और पुत्र का संबंध है और यह शुद्ध संबंध है। यह इस संबंध में प्रतियोगिता नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। पुत्र को कभी मां से प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और मां को अपने पुत्र की लोकप्रियता से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। सर, तो ये मानते क्यों नहीं है? ये बीजेपी क्यों अपने आप को डिस्टेंस कर रही है आरएसएस से? बेटा मां से अपने आप को डिस्टेंस क्यों कर रहा है? आप इतिहास पढ़ लीजिए, बीजेपी क्यों नहीं मानेगा? आपके
देखिए मानक जी, आपके सवाल इस तरह के उल्टे होते हैं कि उसको मानने का आप समय नहीं देते हैं। नलिन जी ने साफ कहा कि संघ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। दोनों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अब आपने माँ बेटे का रिश्ता बताया ना। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ राकेश, एक सेकंड राकेश जी, माँ बेटे का रिश्ता आपने बताया है। अगर मान लीजिए बेटा बड़ा होकर बाहर जाता है और परिवार का मुखिया बनता है और माँ का मान लीजिए किसी मुद्दे पर विचार उससे अलग है बेटे से, तो फिर किसकी चलेगी? अगर घर में विवाद पैदा होता है तो मां की चलेगी या बेटे की चलेगी? राकेश जी मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने वो रूपक दिया, उस रूपक को वैचारिक आंदोलन में लीजिए। संघ एक मैंने क्या कहा, संघ एक व्यापक दृष्टिकोण से काम कर रहा है और मानक जी और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां भी यदि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मान लें तो आज संघ उनको भी सहयोग करने के लिए तैयार है। आज संघ वन पार्टी सेंट्रिक। सवाल का जवाब नहीं है आपके पास राकेश जी। राकेश जी आपके पास सवाल का जवाब नहीं है क्या? तो कौन सा जवाब नहीं है? देश यही जानना चाहता है। जवाब यह है कि भारतीय जनता अगर मुद्दों पर मतभेद होगा आरएसएस और बीजेपी में, किसकी चलेगी? नरेंद्र मोदी की चलेगी, उनकी सरकार की चलेगी, आरएसएस की चलेगी? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विचार अलग अलग है। मां की चलेगी या बेटे की चलेगी? संसदीय व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता को हम सब संविधान के अंतर्गत मानते हैं। संसद के अनुकूल और देश के अनुकूल जो होगा वह चलेगा। यहाँ किसी व्यक्ति और किसी संगठन के ईगो का प्रश्न नहीं उठता है और संघ कभी भी अपने ईगो के सामने देश को हमेशा बड़ा मानता है। संघ एक ईगो सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ के सरसंघ चालक लेके संघ के कार्यकर्ता रिनाउंस कर ताकत को हड़प कर अपना इशारों में आप ये कह रहे हैं चलने का प्रयोग किया है, उसे हम रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। राकेश जी इशारों में आप ये कह रहे हैं चलेगी बेटे की, संसदीय व्यवस्था में चलेगी सरकार की ही, चुने हुए नेताओं की ही, प्रधानमंत्री की। ठीक है, मान लिया। नलिन भाई एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। अमी बेन, पहले ये कांग्रेस के आरोप तो एक तरफ है ही, अब जो आरएसएस कह रही है मां बेटी का रिश्ता है, मां बेटे का, बीजेपी और आरएसएस का, इस पर कॉमेंट करना चाहेंगे आप? नहीं, आज तो बहुत बिलेटेड स्टेज है। ये सब फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पूरी तरह पोल खुल गई है और न तो दोनों पार्टी में से कोई ने आके यहाँ ये बताया है। ये इनका खुद का एनालिसिस है, बहुत अच्छा है, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं देश को, पर देश को आज पता चल गया है कि कहां से क्या होने वाला है। उसका जवाब मांगते हैं कि भाई आज देश को पता चल गया है कि ये पीएम कैंडिडेट और बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो सीधे गए हैं आरएसएस के पास, तो आरएसएस कंट्रोल करेगा पूरा, उनकी विचारधारा आएगी, चाहे वो विकास के मॉडल पे आर्ग्यूमेंट करे, रैलियां करे, देश को ये गलत बातें बताए कि हम ये करेंगे और पिछली सरकार ने ये किया, पर बात असल में ये है कि ये विचारधारा चलेगी, वो आज उन्होंने दिखा दिया है। अम्मी बेन, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये आरोप लगाते हुए, क्योंकि अभी तक अक्सर आपके ऊपर ही ये आरोप लगता था कि रिमोट कंट्रोल से आपकी पार्टी, आपकी सरकार चलती है। तो यही आरोप जो आप पे लगता है, जब दूसरे पे लगाते हुए कितना अच्छा लगता होगा आपको? अम्मी बेन, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रहा होगा आपको ये आरोप लगाते हुए कि बीजेपी आरएसएस से चलती है रिमोट कंट्रोल से, क्योंकि यही आरोप आप पे लगता है। कई बार बताया था पर कभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ था, आज उनके कॉन्डक्ट से पता चल गया। चलिए अब बराबरी हो गई। नलिन कोहली देख लीजिए, अब आपका ये आरोप के रिमोट कंट्रोल से गांधी परिवार सरकार चलाता है, ये आरोप अब आप नहीं लगा सकते। अब ये साफ हो गया है, बीजेपी की पोल खुल गई। राकेश सिंह कह रहे हैं मां बेटे का रिश्ता है और बेटे की चलेगी, वो हस्तक्षेप मैं करना चाहूंगा। देखिए मानक जी, एक दुर्भाग्य यह है कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में जो कांग्रेस पार्टी है उसने विचारधारा को इतना नीचे गिरा दिया है कि दूसरी विचारधारा के पैरामीटर को समझना इसके लिए नामुमकिन है। आज इनको यही पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना क्या हुई, क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंध पर कोई नए शोध की जरूरत है क्या? अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है यह विमर्श करने का कोई कारण नहीं है। अरे राकेश जी एक सेकंड, स्पष्टीकरण ये है बहुत सीधा सीधा। अमी बेन भी कह रही हैं कम से कम हम लोग मानते तो हैं कि हाँ कांग्रेस की अध्यक्षा जहां रहती है सारे फैसले वही होते हैं। अरे आप भी मान लीजिए कि हाँ आरएसएस तय करता है, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि विचार विमर्श होता है और बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है। खुल के मान लीजिए आरएसएस बॉस है बीजेपी का। मानक जी ये रिमोट कंट्रोल वाली बात को ये बिल्कुल मानते नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बात छुपाने के लिए ये मन गढ़ंत बना दिया कि रिमोट कंट्रोल है। आज इनकी बात आ गई, वो एक उंगली सबके सामने। देखिए 10 जनपद और सरकार की और कांग्रेस की कुछ कहना चाहूंगा मानक जी, मैं इस डिबेट में आप कुछ कहना चाहूंगा प्लीज। तो ये नलिन कोहली ये तुलना हो ही नहीं सकती। सोनिया गांधी, चलिए राकेश जी कह रहे हैं चाहूंगा करते रही है। नलिन भाई
सोनिया गांधी ने पावर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, राकेश जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राकेश जी, राहुल गांधी ने पूरी संसदीय परंपरा का अपमान किया। राकेश जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। कार्य जमीन पर है, बोलने नहीं दे रहा है बीजेपी को। देख लीजिए, मैं वही कह रहा था। नलिन जी देख लीजिए, नलिन जी देख लीजिए, संघ आपको बोलने नहीं दे रहा है, संघ बीजेपी को बोलने नहीं दे रहा है, राकेश सिन्हा आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि सरकार बनने के बाद भी यही हो। ऐसी बात नहीं है, राकेश जी अपनी बात पूरी कर रहे थे और मैं शांत था। हमारी कोई यहाँ लड़ाई नहीं होती। जब अमी बहन बोली थी तो मैं शांत था, तो ये अनफेयर क्रिटिसिज्म होगा। पहली बात, मोदी जी को लेके लगातार कहा जाता था कि मोदी जी हिंदुत्व के एजेंडे पे विकास की बातें ढोंगे, और इसी डिबेट में अमी बहन जी और आपने दोनों ने कहा कि लगातार वो विकास पे बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही शंका आप लगा रहे हैं कि मोदी जी किसी की सुनेंगे नहीं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। उन्होंने जिस दिन हमारा रिलीज हुआ मैनिफेस्टो क्या कहा कि मैं अपने लिए काम नहीं करूंगा, अपने स्वार्थ के लिए, मैं बदभावना से काम नहीं करूंगा। हम लोगों का लक्ष्य उद्देश्य, हमारा मैनिफेस्टो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। आइए दूसरे विषय पे। बहुत बढ़िया एक विषय है कि मां और बेटे के रिश्ते को आप देखिए। मां क्या चाहेगी कि बेटा सक्षम हो, बेटा जो है समझदारी, अपने सूझबूझ के साथ, अच्छे आदर्शों के साथ जिंदगी में आगे बढ़े। और बेटा अगर संजय गांधी जैसा होता है तो मां के लिए मुश्किलें भी पैदा कर देता है। और सिर्फ वो करे जो मैं चाहूंगी और अपने बेटे के हित के लिए देश जो है कुर्बान हो जाए, वो एक अलग विषय। तो प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा रही है 10 साल में। नलिन जी, अगर बेटा संजय गांधी जैसा हो तो मां के लिए दिक्कतें भी पैदा कर देता है। तीसरी बात, अमी बहन याग्निक जी कंटिन्यूसली कंफ्यूज्ड है। वो अपने हर 3 वाक्यों में 2 अलग अलग चीजें कहती हैं, और ये उनकी गलती नहीं है, कांग्रेस ही कंफ्यूज्ड है। नहीं तो लगातार गुजरात में नहीं जाती, और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में हमने देख लिया मुद्दा महंगाई, ना भ्रष्टाचार में, ना बेरोजगारी, ना महिला सुरक्षा। ठीक है नलिन भाई, एक ब्रेक ले रहा हूं। नलिन भाई एक सेकंड। इस बार के लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत? मोदी का चलेगा जादू, या फिर राहुल फैक्टर कारगर साबित होगा, या केजरीवाल, या फिर कोई और अपना करिश्मा दिखाएंगे आखिरी दौर की वोटिंग के बाद। कल नतीजों पर सबसे सटीक अनुमान, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल कल शाम 5 बजे से लगातार। चुनाव प्रचार खत्म होते ही मोदी और राजनाथ सिंह संघ के दरबार क्यों पहुंचे? क्या वाकई सरकार बनने या न बनने की स्थिति में बीजेपी और एनडीए क्या करेगा? कहीं आरएसएस से यह बातचीत तो नहीं हो रही थी? अमी बेन, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय, आपको दे रहा हूं आखिरी मौका। अमी बेन, वाकई आपको आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप कह रही है बीजेपी की पोल खुल गई, आरएसएस की पोल खुल गई, लेकिन ऐसा लग रहा है फिर भी आरोपों में आपके दम नहीं है, मोदी किसी की सुनने वाले नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है वाकई शिष्टाचार की भेंट थी, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है कि एजेंडा क्या होगा आगे। आरोपों में दम की बात जाने दीजिए। मैं तो इतना नलिन जी को कहूंगी कि मैंने कोई कंफ्यूजन मेरे में नहीं है, पर इनका कंफ्यूजन जो देश पे वो थोप रहे हैं, वो आज मेरी क्लैरिटी से बहुत क्लियर हो गया कि क्या है और क्या नहीं है। तो जब वो आरएसएस के पास गए, डायरेक्ट कंट्रोल का एस्टैब्लिश हो गया। तो हमें और कुछ ज्यादा कहना नहीं है, ये आरोपबाजी का समय भी नहीं है, पर ये जो बात थी वो स्पष्ट हो गई। ठीक है, चलिए, कंफ्यूजन क्लियर होने में ज्यादा समय बाकी नहीं है। नलिन भाई बिल्कुल समय खत्म है, माफ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमी बेन आपका भी, नलिन कोहली आपका भी, राकेश सिन्हा, कुर्बान अली, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन ये सारा कंफ्यूजन साफ हो जाएगा। आपको बता दें, कल वोटिंग का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे से लगातार न्यूज 24 आपको दिखाएगा टुडे चाणक्य के साथ किया गया अपना एग्जिट पोल, जिसमें हम बताएंगे 16 तारीख को क्या हो सकती है लोकसभा की तस्वीर। और 16 तारीख सिर्फ 4 दिन बाकी है, कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा।